हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है ना। अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के भाग 1 पर हम बात करेंगे। अब चूंकि जो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो टोटल है वो 22 भाग है। वैसे तो जनरली 25 है, लेकिन जो ज्यादा रिलेवेंट है वो 22 माने जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये जितने भी सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और जिसमें खास तौर पर जीएस आती है, और जीएस के अंदर भी इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो काफी इंपोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये ऐसे बच्चों के लिए काफी यहाँ पर प्रूफ काफी अच्छा मतलब साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 1 को आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आज भाग 1 बना रहा हूँ, ऐसे ही भाग 1 पर 2 भी, वैसे ही भाग 2 पर काम करेंगे, भाग 3 पर, ऐसे ही धीरे धीरे हम सब चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और ये जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके नोट्स भी यहाँ पर बनते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाग 1 को, ठीक है ना। तो भाग 1 में क्या दिया है? भाग 1 में दिया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 यहाँ पर जो भाग 1 के अंदर जो मेंशन है वो मेंशन है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि संघ क्या होता है और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आप पूरा इसमें जान जाओगे, ठीक है ना। और देखो, एक बात ध्यान रखना है, आप किसी भी चीज को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो, यानी कि एक बार पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, बार बार नहीं आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप उन चीजों को बार बार ऐसे देख पाओगे, ठीक है ना। तो किसी चीज को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ताकि रिवीजन करने में आगे दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो पहला है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो भाग 1 क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भाग 1 के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 101 से 4 तक हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपकी कि जो संविधान की शुरुआत है वो आर्टिकल 1 से हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 1 से लेकर के जितने भी आर्टिकल होंगे संविधान के अंदर, वो सभी न्यायालय में, वो सभी कोर्ट में क्या होंगे, वो परिवर्तनीय होंगे, यानी कि उनको डायरेक्ट लागू किया जा सकता है, ठीक है। और यहीं से संविधान की शुरुआत हो जाती है। हालांकि इससे पहले जो प्रियम्बल है वो भी संविधान का पार्ट है, लेकिन उसको डायरेक्ट कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको थोड़ा सा देख कर चलना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 1 को, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 के अंदर भी हम 3 पार्टों में आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 1.1, आर्टिकल 1.2 और आर्टिकल 1.3। यानी कि संविधान के भाग 1 से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बिल्कुल बनना ही चाहिए, इस टाइप से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं आर्टिकल 1.1 को, ठीक है। तो आर्टिकल 1 बताता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर दो चीजों को हमें समझना है, इसी चीज के अंदर दो चीजों को समझना है कि भारत अर्थात इंडिया का मतलब क्या है और राज्यों का संघ होगा इसका मतलब क्या है, राज्यों के संघ से क्या मतलब है और भारत तथा इंडिया का मतलब क्या है, आखिर ये ऐसा दिया क्यों हुआ है इसके अंदर, इस पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं, ठीक है, हिस्ट्री में ले जाऊं, तो जब हमारा संविधान बन रहा था और उस पर काम कर रही थी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा जब इस पर काम कर रही थी, तो वहां पर जब इस चीज पर डिबेट चल रहा था कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ संविधान सभा के लोगों ने तो कहा कि हमारे जो देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे देश का पहले जो नाम है, जो एनिशियंट नाम है वो भारत था, और भारत ही किससे बना है? भरत से बना है। और जो भरत है वो कहाँ से थे? वो थे उत्तराखंड से थे, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज में अगर बात करें दूसरे, ठीक है, कुछ संविधान सभा के लोग बोल रहे थे कि जो भारत का जो देश का नाम है वो क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज जो हमारी पहचान है वर्ल्ड लेवल पर वो इंडिया के नाम से ही है। तो इस चीज को देखते हुए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कॉन्शियस नहीं बन पा रहा था कि देश का नाम इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखा गया कि हमारी जो प्रेजेंट सिनेरियो मतलब जो हमारी सिनेरियो थी उसमें देखा जाए तो हमारी जो रिलेवेंसी है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे देश का जो नाम है, हमारा जो देश का नाम है जो आज भी ज्यादातर जाना जाता है वो इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशनल लोग थे वो कहते थे कि इंडिया हमारी गुलामी का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों का, जो ट्रेडिशनल लोग थे उनका मानना था कि जो इंडिया है वो गुलामी का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, मैं आपको बताया। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली बाद में अगर देखा जाए तो फाइनली संविधान सभा ने डिसाइड किया कि हम दोनों नाम रखेंगे, इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे, ठीक है ना। तो अंतिम में डिसाइड हुआ कि देश का जो ऑफिशियल नाम होगा वो क्या होगा?
इंडिया एंड क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अंत में आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल। और आप ये और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो हमारे देश के जो प्राचीन नाम, ठीक है, भारत के प्राचीन नाम क्या क्या बोले जाते हैं? भारतवर्ष बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है और आर्यव्रत बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नाम है ये हमारे देश के ऑफिशियल नाम नहीं है। हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है वो है भारत एंड इंडिया। ठीक है, याद रखना है। तो आर्टिकल 1.1 बेसिकली क्या बताता है? वो बताता है हमारे देश के नाम की घोषणा करता है, जो कि हमारे देश का नाम क्या होगा, जो होगा क्या, इंडिया एंड भारत होगा। ठीक है ना, तो ये मतलब था क्या, भारत एंड इंडिया का। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यों की संघ का मतलब क्या होता है। देखो, राज्यों की संघ का मतलब होता है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का आपको समझना होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे राज्य मिलकर के एक देश बना रहे हैं। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बना रहे हैं, बहुत सारे राज्य हैं छोटे छोटे, वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक देश बना रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाए, एक केंद्र बनाए, तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फेडरल सिस्टम। क्या बोला जाता है? फेडरल। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? यूएसए है। ठीक है, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक देश ने ठीक है अपने आप को डिवाइड किया बहुत सारे राज्यों में। जब एक देश अपने आप को डिवाइड करता है बहुत सारे राज्यों में ताकि उसका प्रशासन अच्छे से चले, तो इसको बोला जाता है संघ। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, संघ का मतलब होता है कि एक देश ने अपने आप को बहुत सारे राज्यों में डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया? डिवाइड किया। तो एक देश, एक संघ, एक केंद्र क्या बना रहा है, बहुत सारे राज्य बना रहा है। तो यहाँ पर केंद्र से क्या बने हैं, राज्य बने हैं। एक देश से क्या बने, राज्य बने हैं। तो इसे बोला जाता है क्या, यूनियन। ठीक है ना, याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा देश कैसा है, यूनाइटेड ऑफ क्या है, हमारा देश क्या है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यूएसए को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट। ठीक है ना, यानी कि क्या बोला जाता है, यूएसए को बोला जाता है, अमेरिका को बोला जाता है यूनाइटेड। क्यों यूनाइटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया है, यानी कि बहुत सारे राज्य आपस में यूनाइट हुए तब जाकर के एक देश बना, इसलिए बोला जाता है अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों के संघ का मतलब क्या हुआ, तो राज्य के संघ का मतलब हुआ जहां पर एक देश ने, ठीक है, एक देश ने राज्यों का निर्माण किया, एक देश से बहुत सारे राज्य बने। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बता दिया भारत तथा इंडिया का मतलब क्या होता है और राज्य और संघ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 1.2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 1.2 के अंदर क्या लिखा है? आर्टिकल 1.2 बताता है राज्यों और उसके क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। तो बेसिकली आर्टिकल 1.2 बताता है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनका जो उल्लेख मिलेगा वो अनुसूची 1 में मिलेगा। ठीक, किस में मिलेगा? अनुसूची 1 में। तो यहाँ पर आर्टिकल 1.2 अनुसूची 1 के बारे में बताता है। अनुसूची 1 के बारे में ये बताता है कि आपको अगर राज्यों, ठीक है, अगर आपको भारत के राज्य जो कि 28 है और जो यूटी है जो कि 8 है, इन दोनों का जो उल्लेख मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? अनुसूची 1 में मिलेगा। तो बेसिकली आर्टिकल 1.2 बताता है अनुसूची 1 के बारे में कि अनुसूची 1 के अंदर क्या आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 1.2 बताता है कि जो भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं और जो 8 यूटी हैं उनका उल्लेख अनुसूची 1 में मिलेगा। ठीक है, ये बताता है 1.2। अब बात कर लेते हैं 1.3 की। इसकी बात करेंगे 1.3 की। तो 1.3 आर्टिकल 1.3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होंगे, यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में किसको शामिल करोगे। तो यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं। तो इनकी जो सीमाएं होंगी वो किस में शामिल होंगी? राज्य क्षेत्र में। किसकी? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। जितने भी 28 राज्य होंगे किस में शामिल होंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। दूसरी बात, जितने भी सारे यूटी होंगे, जितने भी सारे क्या होंगे? यूटी होंगे, उनकी सीमाएं कहां पर शामिल होंगी? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगी। और तीसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है वे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, वे क्षेत्र यानी कि जो हम भविष्य में कहाँ मिलाएंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाएंगे। जैसे भूटान बार बार कहता है कि हमें कहाँ शामिल कर लो? भारत के अंदर शामिल कर लो। तो अगर भारत, ठीक है, अगर भारत की गवर्नमेंट भूटान को अपने भारत में शामिल करती है, अपने राज्य में शामिल करती है, तो इसे बोला जाएगा अर्जित करना। क्या बोला जाएगा? अर्जित करना। यानी कि कोई दूसरा कंट्री है, अगर भारत देश दूसरे कंट्री को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करता है तो इसे बोला जाता है अर्जित करना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो वे
क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, ठीक है, वो भी किसके अंदर शामिल होंगे, 1.3 के तहत शामिल होंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होंगे, 28 राज्यों की सीमाएं शामिल होगी, और यूटी जितने भी यूटी हैं उनकी सीमाएं शामिल होगी, और वे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि वे क्षेत्र जिनको भारत अपने में मिलाएगा, ठीक है ना, मिलाएगा बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात देखी है कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये इन दोनों को अलग अलग यूटी कब बनाया गया था, 2019 में बनाया गया था। और दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज करके, इन सभी को मर्ज करके एक यूटी बनाया गया था। एक क्या बनाया गया था, यूटी। इसलिए मैंने कहा आपको कितने हैं टोटल, 8 यूटी हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो आर्टिकल 1 था उसके अंदर जो 3 पार्ट थे उनको अच्छे से देख लिया है, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आर्टिकल 1 आपकी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आर्टिकल 2 को, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 2 को, और हमने आर्टिकल 1 को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है जिन शर्तों के अधीन उचित समझे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा अंतर है इसके अंदर। कौन सा अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर बात करें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों न्यू स्टेट की बात करेंगे, नए राज्य को बनाने की बात करेंगे दोनों, ठीक है ना। तो समानता क्या है, दोनों न्यू स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अंतर ये है कि जो आर्टिकल 2 है, ठीक है ना, तो जैसे कोई कंट्री है, जैसे कोई देश है या कोई क्षेत्र है जो भारत का नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई क्षेत्र है जो भारत का नहीं है, यदि उसको भारत में मिला करके नया राज्य बनाना हो तो उसके ऊपर अप्लाई होगा आर्टिकल 2, ठीक है। कौन सा अप्लाई होगा, आर्टिकल 2 अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है, यदि उसको भारत का पार्ट बना करके उसको भारत का राज्य बनाया जाए, उसको भारत का नया राज्य बनाया जाए, तो उसके ऊपर आर्टिकल 2 अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है आर्टिकल 2, ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 3 कहता है कि अगर कोई क्षेत्र है जो भारत के अंदर है, यानी कि भारत के अंदर कोई क्षेत्र है, अब देख याद रखना, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 3 के तहत जो बात हो रही है वो हो रही है उस क्षेत्र की जो भारत के अंदर है, जो भारत का ही क्षेत्र है। यदि उस भारत के क्षेत्र को डिवाइड करके, क्या करके, उसको डिवाइड करके, ठीक है, या उसको मर्ज करके एक नया राज्य बनाया जाए, एक नया राज्य बनाया जाए, तो उसके ऊपर अप्लाई होगा आर्टिकल 3, ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। आर्टिकल 2 बात करता है कि अगर कोई क्षेत्र जो भारत का नहीं है, यदि उसको भारत के अंदर शामिल करके नया राज्य बनाना हो तो उसके ऊपर अप्लाई होगा आर्टिकल 2। और अगर कोई क्षेत्र है जो भारत के अंदर है, जो भारत का क्षेत्र है, यदि उसको डिवाइड करके या मर्ज करके या नया राज्य बनाना हो तो उसके ऊपर अप्लाई होगा आर्टिकल 3, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है जिन शर्तों के अधीन उचित समझे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसका मतलब ये है जैसे नेपाल कंट्री है, ठीक है ना, जैसे नेपाल कंट्री भारत में, ठीक है, भारत में शामिल होने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए, ठीक है, भारत की गवर्नमेंट के, यानी कि भारत की गवर्नमेंट के सामने कोई शर्त रख दे, क्या रख दे, भारत की संसद के सामने कोई शर्त रख दे, ठीक है ना। तो उस शर्त को मानने के लिए, उस शर्त को मानने के लिए यहाँ पर जो अंतिम डिसाइड करेगी वो संसद करेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो संसद को जो सही लगे वो संसद कर सकती है, याद रखना है। तो यदि किसी भी क्षेत्र या देश को भारत में शामिल करना हो तो उसके लिए जो सर्वोच्च अथॉरिटी है वो याद रखना है आपको संसद है। संसद ही ये डिसाइड करेगी कि किसको हमें अपने भारत क्षेत्र के अंदर मिलाना है और न्यू स्टेट बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और संसद जिन शर्तों के अधीन उचित समझेगी किसी भी विदेशी भूभाग को भारत में एडमिट यानी कि शामिल कर सकती है, ठीक है ना। याद रखना है जो वो शर्तें वो उचित समझे। अगर उसे लगा कि जैसे नेपाल भारत के अंदर शामिल होना चाहता है तो और वो कोई शर्त रख रहा है भारत के सामने, तो अगर संसद को ठीक लगी कि वो शर्त सही है तो वो उस शर्त को मानेगी, वरना नहीं मानेगी, ठीक है, वरना उसको शामिल नहीं करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर कि जिन शर्तों के अधीन उचित समझे, यानी कि संसद जिनको सही माने वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें सिक्किम को भी आर्टिकल 2 के तहत ही क्या किया गया था, भारत के अंदर शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था, 1975 में शामिल किया गया था। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो याद रखना, वो था 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत ही क्या किया गया था, 22वां राज्य बनाया गया था किसको, सिक्किम को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 2 क्या था मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा चीज नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आगे समझते हैं आर्टिकल 3 को, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है वो समझ लेते हैं।
और एक बात ध्यान रखना, चलो ठीक है इसमें बता दूंगा। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो कानून बना करके, ठीक है, तो संसद को ये राइट है कि वो कानून बना करके क्या कर सकती है, नए राज्य बना सकती है। ठीक है, नया राज्य बनाने का मतलब क्या है, या तो एक राज्य, जैसे नया राज्य बनाने का मतलब क्या है, जैसे यूपी से उत्तराखंड बनाना हो, जैसे यूपी से क्या बनाना हो, उत्तराखंड बनाना हो, तो इसे लेकर के कौन कानून बना सकती है, तो इसके लिए कानून बना सकती है कौन, संसद बना सकती है। सबसे सर्वोच्च क्या है, अथॉरिटी कौन है, वो संसद ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो कि जैसे उत्तराखंड को बनाया गया था किससे, यूपी से बनाया गया था, कब, सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। अब उसके बाद में दूसरा काम क्या कर सकती है संसद, किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, ठीक है। और तीसरा काम कर सकती है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाया घटा भी सकती है, ठीक है, एक राज्य को बढ़ा सकती है, ठीक है, उसके अंदर दूसरा राज्य, उसके अंदर किसी दूसरे राज्य के पार्ट को शामिल करके, तो राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर किसी राज्य के अंदर से कुछ क्षेत्र को हटा दिया जाए तो उसका राज्य क्या हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसके लिए भी सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है, संसद है। तो संसद ये काम कर सकती है। चौथा काम कर सकती है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना, राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे उत्तरांचल से क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया था, ठीक है ना। तो संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बना करके नया राज्य बना सकती है, ठीक है, किसी राज्य की सीमा को बदल भी सकती है और राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकती है, ठीक है। और चौथा काम कर सकती है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है, संसद ये जो कानून बनाएगी ना, किसी राज्य के नाम को बदल सकती है और किसी राज्य, कोई नया राज्य बना सकती है, ठीक है ना। तो ये जो काम करेगी ना, याद रखना है, वो सारा काम करेगी किससे पूछकर, राष्ट्रपति से पूछकर काम करेगी, ठीक है, याद रखना। अपने मन से नहीं कि कुछ भी कर लेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सब काम करेगी वो राष्ट्रपति से पूछकर ही काम करने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे संसद को कोई राज्य बनाना है, कोई नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए क्या करेगी, तो इसके लिए जो संसद है, अब इसके लिए संसद के अंदर भी चूंकि क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सदस्य होते हैं संसद के, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और उन सदस्यों की सहमति से क्या बना जाता है, उन सभी सदस्यों की सहमति से क्या बना जाता है, एक नया राज्य बनाया जाता है, या कोई भी काम किया जा सकता है इन चार में से, ठीक है ना। अब उसके लिए जो संसद है, ठीक है, जो उसके लिए जो संसद है वो कैसे कानून बनाएगी, उसके लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो संसद है वो जब इन इन चीज को लेकर के कानून बनाएगी, तो उसके लिए जो बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी किसकी, सिंपल मेजोरिटी की, यानी कि साधारण बहुमत की। आपको ध्यान रखना है कि जो मेजोरिटी है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। इस देखो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो बस आप इस आर्टिकल 3 के अंदर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद नया राज्य बना सकती है, संसद किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, और संसद राज्य के क्षेत्र को घटाया बढ़ा सकती है, और चौथा काम, राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये आर्टिकल 3 में लिखा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात, और मैंने यहाँ पर एक बात ये भी आपको बता दी है कि ये जो सब काम करेगी वो राष्ट्रपति से पूछ कर ही करेगी, पहले राष्ट्रपति से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के, जब परमिशन देगा तभी वो ऐसा काम करेगी, ठीक है, याद रखना है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल, अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 4 को। किसको पढ़ेंगे, आर्टिकल 4 को, क्योंकि आर्टिकल 3 को हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि जो संसद है जब ये चार काम करेगी, ठीक है ना, जब संसद ये चार काम करेगी तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, ठीक है। चार काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कानून बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और इसके लिए वो दो प्रोसेस है, इसके लिए वो दो प्रोसेस कर सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि पहला तो ये हो सकता है कि जैसे कोई ए राज्य है, वो जैसे कोई ए राज्य है तो वो खुद भी संसद से निवेदन कर सकता है कि आप मुझे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी राज्य है वो चाहता है कि जैसे कोई भी राज्य है वो चाहता है कि मुझे डिवाइड करना है, तो वो संसद से खुद निवेदन कर सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे उत्तराखंड के लोगों का मन है कि बेसिकली दो एरिया है, एक तो है कुमाऊं कुमाऊं का एरिया, एक है गढ़वाल का एरिया। तो कुछ कहते हैं लोग कि जो कुमाऊं है वो कुमाऊं को क्या कर दो, डिवाइड करके एक अलग राज्य बना दो, क्या करके, डिवाइड करके अलग राज्य बना दो। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, उत्तराखंड राज्य यहाँ पर इस बात को संसद से निवेदन कर सकता है कि हमारे दो दो क्षेत्र है, एक तो कुमाऊं का क्षेत्र है, एक गढ़वाल का क्षेत्र है, तो आप कुमाऊं के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना दो। इसके लिए खुद उत्तराखंड राज्य क्या कर सकता है, यहाँ पर खुद निवेदन कर सकता है। एक तो बात ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो सकता है,
ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, जब वो यहाँ पर निवेदन करेगा संसद से, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, तो संसद इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो उसकी बात मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ठीक है, अगर जैसे उत्तराखंड राज्य निवेदन कर दिया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट संसद यहाँ पर कर देगी। ठीक है ना, वो संसद के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है संसद सर्वोच्च है। यहाँ पर संसद ने क्या बनाया, राज्यों को बनाया है, तो यहाँ पर क्या है, संसद सर्वोच्च है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है, तो पहली बात मैंने आपको बताई, है कि कोई राज्य खुद संसद से निवेदन कर सकता है कि हमारे पार्ट को अलग करके क्या बना दो, अलग राज्य बना दो। दूसरी क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि यदि राज्य निवेदन भी ना करता हो, ठीक है, यानी कि अगर संसद खुद चाहे राज्य निवेदन करे या ना करे, ठीक है ना, यानी कि जो राज्य निवेदन ना करे, ठीक है, तो इसके लिए जो संसद है वो खुद डायरेक्ट भी ये काम कर सकती है, लेकिन इससे पहले संसद को परमिशन लेना होगा, किससे, राष्ट्रपति से लेना होगा, याद रखना है। ठीक है ना, अगर संसद चाहे बिना किसी राज्य को पूछ करके वो किसी भी राज्य को डिवाइड कर सकती है, मर्ज कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद नए राज्यों के निर्माण के लिए कानून बनाएगी तो वो साधारण बहुमत से बनाएगी। ठीक है, अब साधारण बहुमत का मतलब क्या आता है वो समझ लीजिए। देखो, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि जो संसद है, संसद के अंदर जितने लोग उपस्थित होंगे, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ठीक है ना, क्या होता है, तो यहाँ पर साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि संसद के अंदर जितने सदस्य उपस्थित हैं, जितने सदस्य क्या है, उपस्थित हैं, ठीक है, और जो वोटिंग करना चाहते हैं, जो वोटिंग करेंगे, उनका 50% प्लस 1, ये मतलब होता है किसका, यहाँ पर साधारण बहुमत का। यानी कि मैं बता देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए संसद के अंदर कितने, 60, संसद के अंदर 60 सदस्य मौजूद है, कितने, 60 सदस्य मौजूद है। इन 60 में से कहा कि जो दो सदस्य हैं वो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो संसद के अंदर 60 सदस्य उपस्थित है, उनमें से दो ने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो कितने बचे, 58 बचे हैं। अब इन 58 का जो 50% होगा, 50% जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा, नहीं कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, तो 28 में प्लस 1 करना है, ठीक है, 50% में क्या करना है, प्लस 1 करना है, तो कितने, 29, तो 29 पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुमत, साधारण बहुमत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या मतलब है, साधारण बहुमत का मतलब है कि उस टाइम पर संसद के अंदर कितने सदस्य मौजूद हैं और वहां पर कितनों ने वोटिंग किया है, उनका 50% प्लस 1 को कहा जाएगा साधारण बहुमत, याद रखना है। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको कि जैसे संसद के अंदर 60 सदस्य हैं, 60 में से दो ने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो कितने बचे, 58 बचे हैं। 58 का 50% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28, ठीक है, 28 में एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 29, तो ये जो 29 है ना, इस पर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही साधारण बहुमत सिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, वो कानून क्या हो जाएगा, संसद द्वारा बना दिया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या कर सकते, संसद इन 4 कामों को कर सकती है। ठीक है ना, तो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है कि जो संविधान का जो भाग 1 था, ठीक है ना, संविधान का जो भाग 5 था, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 तक थे, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।